जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए अचानक लाहौर पहुंचे तो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक सभी ने इस कदम की सराहना की। लेकिन अमन के दुश्मनों को यह सब रास नहीं आया और दोस्ती के बदले कर दी दगाबाजी। अब आपको बता दें कि दरअसल एक बार फिर भारत के भरोसे को तोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया है। भारत ने बातचीत की कोशिश की और पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट में एयर बेस पर हमला किया, जिसमें भारत के 7 सैनिक शहीद हो गए। जुमा 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब लाहौर में जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट का दरवाजा खुला था और जैसे ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा था, तो वैसे ही लगा था कि दोनों देशों के दरमियान रिश्तों पर जमी दशकों की बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन लगता है कि ये उम्मीद बेईमानी है, क्योंकि पीएम मोदी ने दोस्ती की जिस डगर पर लाहौर तक कदम बढ़ाए थे, उसी पाकिस्तान से आए आतंकियों ने उस पर बारूद बिछा दिया। पंजाब के पठानकोट में दिया गहरा घाव। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बात तय करनी पड़ेगी कि क्या उनकी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की जो जिज्ञासा है वो ज्यादा जरूरी है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री जब चले हैं काबुल से, उस समय वार्ता का कोई माहौल ठीक नहीं था, जो आज की और कल की घटना ने साबित किया है। राजनीतिक तौर पर भी ऐसा फल है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने दर्द की ऐसी लकीर खींची कि चरमपंथियों की चिता सजाकर शहीद हो गए 7 सपूत और ऑपरेशन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, देश की परिधि से दूर परदेश तक पसरा है यह परिदृश्य। हर ओर से निशाने पर हिंदुस्तान है। अफगानिस्तान में भारतीय कांसुलेट पर हुआ आतंकी हमला। बहरहाल, अटल जी से लेकर पीएम मोदी तक भारत ने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने पीठ में घोंपा है खंजर। ऐसे कैसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर पाएंगे काबू? सवाल यह है कि क्या शरीफ से बात करना बेकार है? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। पाकिस्तान से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पठानकोट हमले के बाद क्या शांति प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए? क्या नवाज शरीफ पर भरोसा करना ठीक है? क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक है? जिस तरह की स्थिति बनी हुई से कई सवाल हैं, और सबसे बड़ी सूरत यह है कि क्या पाक सेना और आईएसआई पर काबू कैसे पाया जाए? क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, और बार बार क्यों बिछाता है दोस्ती की डगर में बारूद? लेकिन जो इस वक्त स्थिति है, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में जो लाहौर दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे बौखला चुके हैं आतंकवादी? क्या नवाज शरीफ और राहिल शरीफ में कोई शरीफ है? यह सवाल है। क्या पाकिस्तान से शांति की उम्मीद बेकार है, और वाकई में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को भी एक बड़ी चुनौती है इस वक्त? ये तमाम ऐसे सवाल बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह की पटकथा पहले से बनी थी, उससे कई सवाल खड़े हुए, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सीपी राय साहब, ये कह सकते हैं कि क्या नवाज शरीफ से इस वक्त बातचीत करना ठीक है? मैं पहले तो बहुत दुखी हूं जी इस हालात पर कि 125 करोड़ का देश, इतनी बड़ी बहादुर फौज का देश 62 को छोड़ दे तो उसके बाद हमारी सेना ने कोई युद्ध नहीं हारा। एक ऐसा देश कि वहां खुद बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की गई थी पंजाब में, और पंजाब का आतंकवाद जिस दिन हिंदुस्तान की सरकार ने तय किया कि नहीं रहेगा, उसके बाद वो आतंकवाद नहीं टिका। अन्य भी छोटे छोटे आतंकवादी गुट जगह जगह खड़े हुए, अलग अलग नामों से। हिंदुस्तान की सरकार ने या राज्यों की सरकार ने तय किया कि आतंकवाद नहीं रहेगा, तो आतंकवाद नहीं रहा। उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि मेरा वीर सिपाही बिना युद्ध किए, बिना एक गोली चलाए, बिना किसी को मारे, वो मौत के गाल में समा जाए। ये मेरे जैसे आदमी के लिए क्रोध का विषय भी है और दुख का विषय भी है। मैं आज बहुत दुखी हूं। आए दिन हमारी सीमा से लाशें आ रही हैं। ये उन लोगों की सरकार में आ रही है जिन्होंने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। उनके तमाम भाषण अगर आप रिवाइंड करा लें तो मुझे लगता है कि उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता।
जहां तक राजनीतिक बात करनी होगी मैं सिर्फ उतनी राजनीति की बात करूंगा, लेकिन सचमुच आज देश बहुत दुखी है। हमने अपने बहादुर जवानों को और अधिकारियों को गंवाया है। ऐसी क्या हिम्मत एक छोटे से देश की, एक छोटे से गुट की, कि वो हमारे देश में घुस जाता है, हमारी बहादुर एयरफोर्स की सीमा में घुस जाता है और एयरफोर्स के अंदर घुस करके तहस नहस मचाता है और हमें अपने इतने लोग खोने पड़ते हैं। निश्चित तौर पर यह सरकार की नाकामयाबी है, यह सरकार की विदेश नीति की नाकामयाबी है, यह सरकार की रक्षा नीति की नाकामयाबी है। आज मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, अमिताभ अग्निहोत्री जी बैठे होंगे, जिस दिन इस देश की लोकसभा का चुनाव रिजल्ट निकला था, मैंने उस दिन यह सब कहा था तो मेरा मजाक उड़ा था, बहुत गालियां मुझे दी गई थी। तब मैंने कहा था कि इस सरकार, इस नेता के पास दूरदृष्टि नहीं है। सीपी राय साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा सवाल सुनिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए? और मैं आपको जवाब दे देता हूं, 1 मिनट, उससे बात आगे आपको बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। मैंने लगातार एक चीज लिखी है कि इस सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करके यह बताना चाहिए कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान से अब तक क्या क्या बातें हुई, उन बातों से क्या क्या हासिल हुआ, उन बातों को करने पे हिंदुस्तान का कितना पैसा खर्च हुआ और क्या हासिल हुआ, आने वाले समय का रोड मैप क्या है, आप क्या उम्मीद करते हैं और आपका प्लान क्या है, ये इस देश की जनता को बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ सनसनी खड़ा करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप हरकतें करते रहे, वो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान। मैं इसका जवाब दूंगा। विजयपाल सिंह तोमर साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजीव त्यागी साहब हैं, इसके अलावा ब्रिगेडियर केजी बैल साहब हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब, क्या वाकई में शरीफ से बातचीत करना बेकार है, पाकिस्तान पर भरोसा करना बेकार है, और जो इस वक्त के फिलहाल हालात हैं उसको देखते हुए इसी महीने विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है, क्या उसे हम आगे ले जाएं, उस रास्ते पर आगे चलें? देखिए, बातचीत करना बहुत जरूरी है जी। ये कहना कि जब भी कोई हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान ने हाथ बढ़ाया है, ये आतंकवादी जो है आगे बढ़ते हैं, उनको भी पसंद नहीं कि हम उनसे बातचीत करें, तो वो आतंकवादी जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। हमारे बॉर्डर, जैसा आप जानते हैं, हमारा बॉर्डर ऐसा बॉर्डर नहीं है कि जहां पर कि कोई उसको रोका जा सके, कोई लाइन खींची हुई है। तो उसमें क्या होता है कि पोरस है, बिल्कुल जिसको कहते हैं, तो उसमें कहीं से भी घुस सकते हैं। तो कुछ ऐसी जगह है जहां से लोग करते हैं। जनरल साहब, माफी चाहता हूं, मैं टोकते हुए माफी चाहता हूं। पाकिस्तान सरकार की मर्जी के बिना पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद कैसे पनप सकता है, कैसे हमला कर सकता है, मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, वहां पर आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि उनके कंट्रोल के बाहर है। वो चाहते हैं कि वो इधर आए और हम लोग उनको मारें, ये चाहते हैं वो लोग, लेकिन ये है कि ऐसा हो नहीं रहा। वो लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। जो वहां के लोग हैं, सिविल वाले हैं, ये इतने आतंकवादी इतने बॉर्डर के अलॉन्ग हो गए हैं कि उनको रोकना मुश्किल हो गया, उनके लिए मुश्किल हो गया है। वो चाहते हैं कि हम मैं राजीव त्यागी जी के पास जाता। राजीव त्यागी जी, क्या वाकई ये स्थिति है आपकी बात से कि इस वक्त जो कांग्रेस का सहमति व्यक्त करता हूं? जी, मैं आता हूं राय साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, जो कांग्रेस का इस वक्त है स्थिति, या फिर जो अभी मनीष तिवारी कह रहे थे कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, क्या वाकई में बातचीत का रास्ता हम छोड़ दें? बहुत दुखद समय है पूरे देश के लिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस दुखद समय में भी हमारी सेना साथ पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष, आज पूरा देश सरकार के साथ है। अगर सरकार कोई ऐसा कार्यनीति बनाती है जिससे पाकिस्तान को हम घेर सके, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या 3 दिन से हमला चल रहा है, सरकार ने कोई सीसीएस किया, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की कोई मीटिंग हुई? नंबर 1, क्या राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से बयान दिया कि पूरा आतंकवाद की जो घटना थी हमने कंट्रोल कर ली है, और जवानों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने शहादत देख करके सारा काम कर लिया और 5 आतंकवादी शहीद हुए। उसके बाद गृह सचिव कहते हैं कि सब 4 आतंकवादी शहीद हुए। क्या सरकार दिग्भ्रमित नहीं है? क्या सरकार में मोदी सरकार की जब आई थी तब उस वक्त क्या सरकार ने नवाज शरीफ साहब को बिरयानी या खाकरा जलेबी नहीं खिलाई थी? उसके बाद सरकार ने कहा कि हमें कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर से बात नहीं करनी है। उसके बाद बैंकॉक चली गई, ऊफा समझौता किया, ऊफा में जो गाइडलाइंस निकली उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं था। तब भी मैं एक चैनल पे डिबेट पे था, तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान पहुंचते के साथ ही नवाज शरीफ उस पर यू टर्न लेंगे, और उन्हें यू टर्न लेने का काम किया। फिर बैंकॉक में डील होती है, भारत और पाकिस्तान बैठते हैं, उसमें कश्मीर को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं जितनी में सरकार दिग्भ्रमित होने की तरफ है, और सरकार दिग्भ्रमित है। मैं ये जवाब लेता विजयपाल सिंह तोमर साहब, दिग्भ्रमित है सरकार क्या?
ऐसा है जी। विकास जी, मैं दोनों का जवाब देना चाहता हूं। एक तो राय साहब ने एक बात कही थी, उनको भी बताना चाहता हूं, और दूसरा त्यागी जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। ये सरकार, राय साहब ये समझ रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, आतंकवादी यदि घुसे हैं तो वो जिंदा नहीं गए हैं बचकर, वो मरे हैं, उनको यहां खत्म किया गया है आतंकवादियों को। दूसरी चीज मैं एक बात और बताना चाहता हूं, देखिए हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, हमें गर्व है उन पर, बाल बांका नहीं हुआ, नहीं है जिसपे हम इस तरह के वक्तव्य दें। सारे हमले जितने आतंकवादियों ने किए हैं, सब हमले एक बात पहले मेरी बात पूरी हो जाने दें। क्या है हमला फेल हुए हैं। दूसरी बात, जरा राय साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जिस पार्टी के हैं, आप ये बताइए, आतंकवादी हमला करते हैं, 5 नौजवानों के सिर काट के ले गए, किसकी सरकार थी? क्या हुआ आतंकवादियों का? हमारी सरकार में कोई आतंकवादी बच के नहीं जा रहा है, सब हमले असफल किए जा रहे हैं, सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी देश की हिम्मत नहीं है तो इस तरीके से आतंकवादी यहाँ हो या कहीं छिपे हो, तो क्या हम इस तरीके के हमले झेलते रहे? ऐसा नहीं है। मैं आता हूँ पार्टी के लोग हमारे सवाल उठा रहे हैं, रास्ता क्या, मुझे बताइए। अरे राय साहब से ये पूछो, आतंकवादियों के घरों पर कौन गया था आजमगढ़ में? ठीक है, ये राजनीति की बात नहीं है तोमर साहब, राजनीति की बात है। अनुरंजन जाजी, क्या ये ठोस जवाब नहीं है कि हम शांति प्रक्रिया जारी रखें, बातचीत जारी रखें? बात हो रही है। बड़ा इशू क्या है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, बहुत गंभीर मसला है, और इस मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल दो हैं कि क्या हम आतंकवादियों से लड़ने में, निपटने में सक्षम हैं या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए कि नहीं। देखिए, बातचीत रोक देना तो कोई रास्ता नहीं है, बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप बातचीत नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान पे हमला कर देंगे? संभव नहीं है, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। अब सवाल दूसरा है कि ये जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, उसमें हम कितने सक्षम हैं, हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस कहां तक फेल्योर है, कहां तक सक्सेस है। इन सारे मुद्दों को बारीकी से समझना होगा और राजनीति से दूर रख के बात करनी होगी। बातचीत के बिना कोई रास्ता नहीं निकलता। अब देखिए मुद्दा क्या है, जब वाजपेयी वहां गए, वाजपेयी के जाने के बाद क्या हुआ? शरीफ ने हाथ मिलाया, सेना ने अटैक किया, करगिल हुआ। उस समय क्या सेना शरीफ के काबू में थी? आज शरीफ के पास मोदी गए, क्या सेना उनके काबू में है? रही बात आतंकवादी की, विकास आपने एक बात शुरू में कही कि क्या आतंकवादी बौखला गए हैं, ये बात सच है, और जैसा कि ब्रिगेडियर कह रहे थे, ये भी उतना ही सच है कि वहां आतंकवादी कहीं के भी आतंकवादी हो, किसी सरकार के काबू में नहीं है। लेकिन अब बातचीत का दायरा क्या हो, उसके तरीके क्या हो, उसके रास्ते क्या हो, हम कितने सख्त हों, हमारे संदेश सख्त होने के तरीके क्या हो। जैसे मोदी पहले कहते थे कि हम जवाब देंगे, हम बिरयानी नहीं खिलाएंगे, हम ये पॉलिसी नहीं लाएंगे, तो क्या पॉलिसी हो, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, नहीं कि ये बात होनी चाहिए कि बातचीत हो कि नहीं। बातचीत तो आपको करनी है। ठीक है, हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब भी हैं लगातार। मैं आता हूं सीपी राय साहब। ब्रिगेडियर साहब, मैं कहना चाहूँ, मैं आता हूं। दरअसल इस तरीके के जो हमले होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई महीने पहले इस तरह के हमले की तैयारी होती है, जो कई विशेषज्ञ कह चुके हैं। मेरा सवाल है कि अगर शांति प्रक्रिया जारी रहती है तो फिर हमारे पास जवाब क्या है, फिर हम किस तरीके से एक दूसरे मोर्चे पर लड़ सकते हैं? देखिए, शांति प्रक्रिया एक चीज है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती है वो अलग चीज है। उन दोनों को हमको मिलाना नहीं चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूर से, वहां से पहले से प्लानिंग होती है, ये कोई शक की बात नहीं है। हमेशा जो अटैक होता है प्लान होता है, प्लानिंग करने का हमारी कुछ गलतियां होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर उनको वर्दियां बनने के लिए दे दी सिविल में, वो वर्दी वो भी पहनकर आ गए, तो उसमें चेक होना चाहिए था, चेक नहीं हुआ। लेकिन वर्दी पहनने देना उनको कपड़े ऐसे बेचना, बाजार में बेचना कि हम उसकी वर्दी बनाकर कभी भी ले सकते हैं, तो कोई इसी तरह की चीजें जो है हम करते हैं, उनको नहीं करना है। उनको हमें कुछ चेक लगाना पड़ेगा। इस जैसे आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेका, तो हमें कई चीजों को चेक करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो इन चीजों का रोकना अलग चीज है, हमारी क्या त्रुटियां हैं, हमारी क्या गलतियां हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हमारे पास शक्ति है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हम उसको खत्म करने की शक्ति है हमारे अंदर। लेकिन
कुछ शक्ति चीजें है, ऐसी होती लेकिन हैं हम जो हम इस्तेमाल नहीं कर क्या करें? शांति प्रक्रिया का हम एक संदेश दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हम इस तरीके के हमले सहते रहे? देखिए, बातचीत तो करनी ही चाहिए, बातचीत में तो कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन ये है उनको बताना पड़ेगा, ये उनके बाहर की बात है, आतंकवादी उनके हाथ में नहीं है। वो चाहते हैं कि आतंकवादी इधर जाएं और हम उनको मारें, वो खुद नहीं मार पा रहे हैं, उनको हमसे मरवाना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से अटैक कर रहे हैं। जहां जहां पर घुसपैठ होती है वहां पर हम लोग इनको किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि हम कुछ नहीं कर सकते, नदियां हैं, नाले हैं, उनमें से आ जाते हैं। बहुत उन बहुत चीजों बड़ी को आने के लिए- एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्लीज। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? राजू जी मैं आता हूं। राय साहब बोलिए। राय साहब, मैं राय साहब बोलिए, एक मिनट। एक जी, क्या कह रहे थे? नहीं, ये किस तरह की बातें हो रही हैं? इतना बड़ा मुल्क, मैंने पहले उदाहरण दिया, मैं 2-3 बात कहा मैंने। एक कहा कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। बातचीत तो पिछले 50 साल से हो रही, उसमें क्या क्या हुआ अब तक, क्या तय हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या हासिल हुआ, और अगर नहीं हासिल हुआ तो आगे का क्या रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, और क्या हासिल करना चाहते, क्या उम्मीद है। दूसरी बात जो बार बार बात आ रही है कि वहां की आर्मी उनके हाथ में नहीं है, तो अगर आर्मी के हाथ में नहीं है और आर्मी वहां शासन करती है तो आर्मी से बात करिए। फिर डमी लोगों से बात करने का क्या मतलब है? आर्मी को इन्वॉल्व करिए, तब बात करिए। और तीसरी बात, मैंने ये कहा दुनिया के दूसरे देशों ने भी ऐसा किया है कि दूसरे देशों में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को ठिकाना लगाया है। पाकिस्तान की सरकार की मर्जी के बिना पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप नहीं चल सकते और ये सब चीजें नहीं पनप सकती। इसलिए मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि नवाज शरीफ साहब नहीं जानते और ये सब चीजें हो जा रही हैं। ये अपने को धोखा देना है। मेरा ये कहना है, युद्ध में क्या हम गंवाते हैं? युद्ध में हम जाने गंवाते हैं, युद्ध में हमारा पैसा खर्च होता है, युद्ध में हमारा हथियार खर्च होता है, वो तो वैसे भी खर्च हो रहा है। एक बार हो क्यों नहीं जाता? अगर अमेरिका सबक सिखा सकता है, अगर चाइना सबक सिखा सकता है, अगर रशिया सबक सिखा सकता है, तो हम क्यों सबक नहीं सिखा सकते? तोमर साहब, सबक सिखा सकते हैं, हमें सबक सिखाना पड़ेगा। 1971 में हमने सबक सिखाया था और उसके बाद एक लंबे अरसे तक एक भी लाश नहीं गिरी। मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे, विजयपाल सिंह जी को याद दे रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सबक सिखाया था एक बार, युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए थे, और पूरे रक्षा मंत्री काल में एक भी हमारे सिपाही की लाश वहां से नहीं आई थी देश के अंदर। हमको उतना तोमर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, ये कहना फौज और आतंकवादी अलग अलग चीजें हैं, आप ये दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। एक बात कहना चाहता हूं, तोमर साहब, मोदी जी की सरकार किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये भी मैं बताना चाहता हूं, उचित समय पर उचित कार्रवाई, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी विकास यहाँ पे मैं रोकूंगा। एक चीज समझिए, के साथ इस छोटा सा युद्ध करेंगे। विकास यहाँ आज भी बता दे रहे देश को, इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं आज से बता दे रहा हूं, लोकसभा चुनाव के पहले आप एक छोटा युद्ध करेंगे। हम ऐसा नहीं है, केवल वोट की राजनीति राय साहब नहीं की जाती। हमारे लिए मोदी जी के लिए देश सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, देश सर्वोच्च है। आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, हमें वोट की राजनीति नहीं करनी, उस समय हमको नहीं करना है। लेकिन जिस दिन से मोदी जी बने हैं, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है किसी भी मामले में। नहीं, ये आप बात कर रहे हैं। आप एक तरफ आतंकवादियों के घर जाते हैं नमन करने के लिए, ये इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी की सरकार सक्षम है और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। विकास एक मिनट, विकास इसमें देखो, इसमें देखिए क्या है, राजनीतिक बात आप कर रहे हैं, 200 करोड़ भूल गए हैं। पहुंचाया था भारत। तोमर साहब, एक मिनट, राजनीति की बात नहीं हो रही है, राजनीति यहाँ पर आतंकवादियों की पनाह कहाँ होती है? मैं राजू त्यागी और आपके नेता वहां जाते हैं आतंकवादियों के घर पे। तोमर साहब, ये आरोप प्रत्यारोप से कोई, तोमर साहब, राय साहब नहीं होता। एक मिनट, मेरा सवाल, पार्टी राजनीति नहीं करती, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब एक साथ तो जवाब समझ गए। एक बात समझिए, आप विकास के बार-बार राजनीति कर रहे हैं। अपनी सरकार आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल सही बात है। आप एक बात सुनिए, आतंकवादी बच के नहीं जा रहा देश में। तोमर जी, एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राय साहब सुनिए, बात सुनिए, मैं अनुरंजन झा बोल रहा हूँ, बात सुनिए। ये जो तोमर जी कह रहे हैं कि आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने में मोदी सरकार सक्षम है, मेरा सवाल यह है कि आतंकवादियों के हमले रोकने में कब सक्षम होगी?
जवाब तो आप दे रहे हैं, जवाब तो पहले भी दिए गए हैं, जवाब देने के तरीके अलग हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है हर सरकार से कि ये रोकने में कब सक्षम होंगे? आप अगर रोकने में सक्षम नहीं है तो फिर जवाब आप पे कोई हमला करेगा, आप राजीव त्यागी जी के पास जाते हैं। तोमर साहब जल्दी से, ये हमने रोकने में हम कब सक्षम होंगे? हाँ देखिए, फौजी रोकने में सक्षम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपनी सरकार, मैं आता हूं, तोमर साहब को बोलने दीजिए। अपनी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रोकने के लिए हर सक्षम कदम उठा रही है, कारगर कार्रवाई की जा रही है। आपके पास जवाब नहीं, वही जवाब नहीं। 6 महीने में 2 बार हमले हो जाते हैं और आप कह रहे हैं सक्षम है। आप बताइए 6 महीने में एक ही पॉइंट से 2 बार घुसती है, वहां पे आतंकवादी सेना घुस रही है और आप कह रहे हैं सक्षम है। और मैं तोमर साहब ये भी कहता हूं, आप देखिए किस तरीके से चूक हुई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग नहीं हुई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, तालमेल देखिए। नहीं, आतंकवादी देखिए, आतंकवादी बच के नहीं जा रहा। तोमर जी एक बात समझिए, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, वो मरने आया है। आप बात समझिए, वो मरने आया है। आपके वो 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी आपके 7 जवानों को शहीद करके जाता है। आप उसमें फायदे में नहीं है, वो तो मरने ही आया है। आपका जो फौजी है वो मरने नहीं गया है, वो आपके देश की रक्षा करने गया है, आपकी जान की रक्षा करने गया है। आप समझिए इस बात को। आतंकवादी मरने आता है जी। अंबाला जाइए, आज देखिए शहीद जवान को किस तरह नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बेंगलुरु ही आप जाइए, फिर शायद ही आपका जवाब नहीं रहेगा। राजू त्यागी साहब, देखिए मेरे यहाँ 2-3 विषयों पर बात रखनी है। भारतीय जनता पार्टी का जिस टाइम 2014 का घोषणा पत्र था या चुनाव प्रचार था, उस टाइम ना तो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने इनके भाषण लिखे थे मोदी जी के। मोदी जी के उस टाइम के भाषण क्या थे, एक तो उसको ध्यान पे रखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब संसद पे अटैक हुआ था, देश की संसद पे, तो उस टाइम क्या वक्तव्य दिया था एज गृह मंत्री, एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसको आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या उस वक्तव्य पे कायम है, अपने नहीं है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 900 बार सीमाओं का अतिक्रमण पाकिस्तान कर चुका है। ये डीजी बीएसएफ की रिपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, आपने मुझे बहुत मौका मैं आता हूं राजू त्यागी साहब, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा जल्दी। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी क्या कागज के शेरों को शेर बन के, क्या हवा के गोलों से पाकिस्तान के आतंकवादियों को? नुसरत अमीन साहब हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नुसरत अमीन साहब, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर मनीष कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुसरत अमीन साहब, पाकिस्तान का एक बार फिर हाथ पठानकोट हमले में, सबूत में दे दूंगा, क्यों फिर बातचीत जारी रहे? थोड़ी आपकी आवाज जो मुझ तक पहुंच रही है, मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा और मुझे भी एको आ रही है, लेकिन मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। देखें, ये बात हमेशा देखी गई है कि जब इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएशंस के करीब पहुंचते हैं या ताल्लुकात को बेहतर करने के अमल से गुजर रहे होते हैं, करीब कोई पेशरफ होने वाली होती है, तो ये वाकया होता है। देखिए, ये वाकया हर मरतबा ये समझ लेना, ये पाकिस्तान की जमीन से वाकया होता है। नुसरत अमीन साहब, मेरा सवाल है, पाकिस्तान की जमीन से ये वाकया होता है। सवाल करना चाहूंगा मैं आता हूं सीपी राय साहब। नुसरत अमीन साहब, पाकिस्तान की जमीन से ये वाकये होते हैं? देखिए, अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत इब्तदाई मराइल में है। मेरे ख्याल है कि फौरन इस तरीके से फैसला कर लेना, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से मिलता है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कश्मीर पाकिस्तान, कॉल रिकॉर्ड्स हैं। मैं वाकया होगा तो वो पाकिस्तान ने किया। भावलपुर पाकिस्तान में नहीं है तो कहां है? अप्रोच ठीक नहीं है। अमीन साहब, भावलपुर पाकिस्तान में नहीं है तो कहां है? इस पाकिस्तान के सीपी राय साहब, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं नुसरत साहब आप? राजू त्यागी साहब, एक मिनट। देखिए, आप तो खुद इस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर जो अभी तक आपके सामने आई है, किसी को पकड़ कर सजा नहीं देंगे। अच्छा, कसाब भी आपके यहाँ के नहीं थे? कसाब भी आपके यहाँ का नहीं था ना? ब्रिगेडियर साहब, कसाब भी आपके यहाँ का नहीं था? अभी जो आतंकवादी कश्मीर में पकड़ा गया वो भी आपके यहाँ का नहीं था? पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ, क्योंकि ये गवाहियां काफी नहीं होती, उसके बाद ये सब होता है। पहले सही भी पाकिस्तान का नहीं है, उसका क्या हुआ, क्या सजा होगी, उसको अभी नहीं हुआ। नुसरत अमीन साहब, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। मैं आता हूं सीपी राय साहब। नुसरत अमीन साहब, 1 घंटे में 4 बार पाकिस्तान से बातचीत की गई,
सभी आतंकियों की ट्रेनिंग भावलपुर में हुई। भावलपुर क्या पाकिस्तान में नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह कि जो कॉल इंटरसेप्टर आतंकी संगठन जैश की जो तस्वीर सामने आई, ये तो इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? फिर तो आप कसाब को और नदीम को उधमपुर से जो गिरफ्तार उसे जिंदा सबूत भी नहीं मानते हैं आप तो? देखिए जाती तौर पे मैं ये समझता हूं, वैसियत एक जर्नलिस्ट, वैसियत एक शहरी, इस वक्त पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह के वाकयात में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट एक्टर शामिल हो। जी। रही बात यह कि नॉन स्टेट एक्टर वाली भी जब बात की जाती है तो आप उससे नाराज होते हो, लेकिन वो बात तो समझ में आ सकती है हमारे भी और आपके भी। जाहिर है अगर नॉन स्टेट एक्टर भी एक्टिव हैं और वो पाकिस्तान नहीं, वो आपकी जमीन से है। मैं बार बार कहता हूं कितने सबूत आप लेंगे? आप तो जिंदा सबूत भी नहीं मानते। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नुसरत अमीन साहब और सीपी राय साहब, आपका भी हम सवाल लेंगे। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ हैं, एक और ब्रिगेडियर हमारे साथ आरबी शर्मा साहब जुड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लौट रहे जल्द। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। नुसरत अमीन साहब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आरबी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर आरबी शर्मा साहब अच्छा विशेषज्ञ। नुसरत अमीन साहब, आपका जवाब नहीं आया। पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल क्यों करती है और आईएसआई क्यों समर्थन करती है? ये एक बार फिर साबित हुआ। एक सवाल मेरा भी मैं राजीव त्यागी साहब, एक मिनट में आऊंगा, 20 मिनट जी। एक सवाल मुझे भी पूछना था उनसे। मैं आऊंगा। नुसरत अमीन साहब, देखिए इस मामले में जो हकायत हैं वो अगर बयान किए जाएं तो इससे मेरा कल का भी तजर्बा एक दो इंडियन टेलीविजन से और इंडियन दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो बात मुकम्मल नहीं होने देते, बीच में बेसब्री के साथ वो रिएक्ट करते हैं, नाराज हैं क्योंकि जाहिर इतना बड़ा वाकया किसी मुल्क में हो गया। देखिए बात यह है कि तीन चार एंगल्स हैं जिनके ऊपर सोचना होगा। मैं बहैसियत शहरी, मैं बहैसियत एक जर्नलिस्ट इस वक्त ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की किसी भी चीज को पॉलिटिकली या फिजिकली सपोर्ट ना कर रहे थे और ना कर सकते हैं। अच्छा, रही बात ये कि ये सब कुछ अगर कोई इंडियन दिमाग ये समझता है कि ये सब कुछ यहां से हो रहा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उस पर बिलीव कर लूं तो भी मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट को एक बात माननी पड़ेगी। ये मैंने कल भी कहा था एक जगह पर और आज भी ये बात कह रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर के इशू के ऊपर एक मूवमेंट, चाहे वो कोवर्ट हो या ओवर्ट हो, वो मौजूद है कश्मीर की इंडिपेंडेंस के लिए। उसको इंडियन पाकिस्तान क्यों नहीं समझ साहब समझ क्यों? बेल शर्मा साहब क्या बोल रहे हैं? बेल शर्मा आरबी शर्मा साहब अमीर साहब, मेरा सवाल है आपसे। अमीर साहब, आपने कहा अभी मैं साहब एक मिनट मैं आरबी शर्मा साहब राजीव त्यागी साहब से मौका दूंगा मैं आपको। आरबी शर्मा साहब जवाब देंगे। आरबी शर्मा साहब इन्वॉल्व है, एक मिनट। ना ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, ना मिसना इन्वॉल्व है। आरबी शर्मा साहब, क्या सरकार, आपकी सरकार, शर्मा साहब जवाब दीजिए। पाकिस्तान में हम राजीव त्यागी साहब, राजीव त्यागी साहब मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा है कि आज पाकिस्तान की हालत ये है कि जो एक सीमा है सरकार की और असरकारी गुंडों की, उसमें वो सीमा मिट गई है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उसके पीछे सरकार है या नहीं, या उसके आगे सरकार है या नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये कहने के लिए चाहे इनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या ना हो, आर्मी जरूर है और आर्मी सशक्त है। अगर वो चाहे तो इन पर लगाम भी लगा सकती है और इसे रोक भी सकती है। लेकिन लगता ये है कि आर्मी का ही एक ऐसा ग्रुप है वहां पर, और आईएसआई विशेषकर, और उनके ये छोड़े हुए जो लोग हैं जो रोजाना हम उनके बारे में बात करते हैं, उनके कारण से ये चाहते हैं कि किसी तरह से इन दोनों देशों के अंदर आपसी बात ना हो सके। और क्योंकि खासतौर पर मोदी जी ने ये एक कदम उठाया, एक फिर पहल की अटल जी की तरह से, इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनकी इस सारी पॉलिसी को शुरू में ही फेल कर दिया जाए ताकि इनकी सरकार और इससे आगे ना बढ़ सके। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान का इसमें कोई हक नहीं है, इसको कोई दखल नहीं है या सहायता नहीं है, ये मानना दुरुस्त नहीं होगा। मैं आता हूं आपसे सभी। ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे साथ, केजी बैल साहब कुछ कह रहे थे। जी बैल साहब बोलिए। ब्रिगेडियर साहब, देखिए आतंकवादी हमेशा
जो सरकार की मदद से ही पनपते हैं। और जब ये बन गए हैं, अभी इनका कहना भी जैसे पाकिस्तान से कह रहे हैं ये लोग कि हम उनको उनकी सहायता नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि अगर जैसे बातचीत करी जाए तो उसमें हो, सरकार उनकी सहायता नहीं करेगी। अब तक सहायता करती रही है, अभी भी की है, तो हम चाहते हैं कि वो सहायता उनको ना मिले ताकि वो उनको हम खत्म कर सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बातचीत करें और बातचीत में सरकार, पाकिस्तान सरकार ये प्रॉमिस करे कि हम उनको कुछ सहायता नहीं देंगे, क्योंकि इनकी सहायता बगैर कुछ नहीं हो रहा है। कि पाकिस्तान सरकार की सहायता मिल रही है उनको, तो वो सहायता नहीं देंगे तो नेचुरली है कि आतंकवादी दोनों तरफ से गिर जाए। जय बोलिए राय साहब, सीपी राय साहब। मैं ये कह रहा था, एक तो जो पाकिस्तान के साथी है उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक क्या पाकिस्तान की सरकार ने, उनकी फोर्सेस ने, हमने जितने अड्डे बताए कि यहां आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की? हमने तो इतना बड़प्पन दिखाया था कि 1 लाख की फौज इनकी हमारे सामने हथियार सरेंडर कर गई थी और हमने उनको इज्जत से रख करके विदा कर दिया। बिल्कुल, हमारे फौजी इनकी सीमा में न जाने कितनी दूर तक चले गए थे और हमने वो सारी जमीन छोड़ दी, अपनी फौज को वापस ले आए। हमने तो अपनी तरफ से भरसक कोशिश की। हमने बार बार ये संदेश देने की कोशिश की कि गरीबी उधर भी है, गरीबी इधर भी, भूख उधर भी है, भूख इधर भी, बेकारी उधर भी है, बेकारी इधर भी। क्यों लड़ते हो? इस पैसे को अपने देश की गरीबी, भूख और बेकारी के लिए क्यों नहीं खर्च करते हो? आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है, हमें इजाजत दीजिए, आपके देश में घुस करके आतंकवादियों को हम खत्म कर देंगे। अगर आप आतंकवादियों से परेशान हैं तो सरकार एक पास करे अपने आप प्रस्ताव, हम हिंदुस्तान की फौज को अधिकार देते हैं और हमारे लोग उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, आतंकवादियों को खत्म कर। आप सक्षम नहीं है, अगर आप सक्षम नहीं है तो की फौज, हिंदुस्तान की फौज आज के देश से सारे आतंकवादी पाकिस्तान के नहीं है जो मैंने नाम गिना है। जी नुसरत अमीन साहब। देखिए मेरे दोस्त जो अभी बात कर रहे थे, मुझे यकीन है कि इनके दिल में, इनके जहन में खुलूस है, इनके दिल में सच्चाई है। पाकिस्तान भारत दोनों गरीब मुल्क है और ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन क्योंकि ये फेंस के उस तरफ बैठे हुए हैं, ये भारत में बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ के हालात का कुछ पता नहीं। और दूसरे ये कि भारत में जो एक ट्रेंड है सिर्फ एक तरफ सोचने का, माजरत के साथ मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, भारत में सब कुछ ठीक है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब वो सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में या आतंकवाद के खिलाफ जब वो बातें कर रहे होते हैं, तो एक तरफ उनका एक तरफ जो एक परत कहते हैं सोचने की, वो शायद इस्तेमाल नहीं करते। और ये इन्वेस्टिगेशन की जो फिलॉसफी है उसके बिल्कुल खिलाफ है। देखिए पंजाब में ये सुनने के लिए बैठे हुए बात है कि हमारी इंटेलिजेंस मैं नुसरत अमीन साहब सुनने के लिए बैठे, मैं बताऊं पत्रकार आपको, मैं बताता हूं नुसरत अमीन साहब, सुनिए, आप 1971 भूल गए, ठीक है? आपको क्या मिले? टेरर कैंपों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको दी गई, आपको सारे सबूत दिए गए क्योंकि आपकी पॉलिसी है। दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या कहना है आपका? जैश ए मोहम्मद के बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में जब तफसील से बताएंगे कि वो पाकिस्तान में टेरर कैंप नहीं चला रहे हैं, क्या आपकी सरकार की इसमें सहमति नहीं है? क्या आईएसआई की सहमति नहीं है? क्या सेना की सहमति नहीं है? और नुसरत अमीन साहब एक बात बताइए तो भारत की तरफ से एक बात पूछो तो शर्मा बस्ती है दीप्ति विनय की, संधि जिसमें शक्ति विजय की, हम भारत ने पहले विजय हासिल की है, लेकिन भारत नहीं चाहता झगड़ा रोकना होगा उस टेरर कैंप को, वो आपको भी खाएंगे। 10 सेकंड लगेगा मात्र, वो आपको भी खाएंगे टेरर कैंप, 10 सेकंड लगेगा। नुसरत अमीन साहब चाहते हैं पाकिस्तान, हम भारत और पाकिस्तान की तुलना मत करिए। भारत मदद में जा रहा है और पाकिस्तान अभी भारत की सीमा को कोशिश कर रहा है। मनीष जी, मनीष जी, देखिए मैं तो इस डिबेट के मतलब कोई समझ नहीं पा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि बस टीवी के डिबेट से ही अभी इंडिया पाकिस्तान पे जो है हमला होने वाला है। ये बातचीत का कोई तरीका भी नहीं है। एक बात समझिए, पहली बात क्या है कि ये आतंकवादी घटना है, पाकिस्तान से है, बिल्कुल पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान के वहां की रोग एजेंसीज, वहां पे आर्मी है, आईएसआई है, वहां के सरकार में रेडिकलाइज लोग हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, आर्मी के कंट्रोल में नहीं है। आईएसआई का लोअर रैंक क्या करता है, आईएसआई के टॉप रैंक को मालूम नहीं होता। इन सब के बावजूद, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। 6 महीने पहले एक घटना घटी, क्या कहानी बताया जा रहा है देश के लोगों को कि एक एसपी एक उस तरह के सेंसिटिव इलाके में
अकेले रात में उस गाड़ी से जा रहा है, उसको जो है अगवा कर लिया जाता है, उसको जिंदा छोड़ दिया जाता है। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? सरकार कैसे चल रही है? लगातार इतने हमले हो रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि भाई हम ये कर देंगे, बीजेपी हमारे ये थे, सारे लोग कह रहे थे कि भाई अनुरंजन का सीना है तो हम ये कर देंगे। अनुरंजन झा जी, रास्ता क्या है? सुनिए, बातचीत इसका देखिए दो तरीका है। पाकिस्तान से डील करने के लिए आपको डिप्लोमेटिक रास्ता जो है उसको भी ऑन रखना पड़ेगा और हमारा जवाब भी देना पड़ेगा। आतंकवादियों से कैसे लड़े उसके लिए ये इससे ज्यादा, इसको कहते हैं कि इससे ज्यादा बेवकूफी के तरह से जिस तरह से इंटेलिजेंस हुआ है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये अंदर में देखिए, मनीष बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात मैंने भी उठाई थी और मैंने कहा था कि देखिए क्या आतंकवाद को कैसे रोकें और बातचीत को कैसे बढ़ाएं, ये दोनों जरूरी है, क्योंकि बातचीत के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आतंकवाद, जैसे एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने ये कहा कि वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मेरा बार बार कहना है कि मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो घटनाएं नहीं हो, ये कैसे रुकेगी? पहली चीज। और इंटेलिजेंस का फेलियर है। हमारा इंटेलिजेंस इस मामले में तो सक्षम है कि वो कहता है कि गुरदासपुर में घटना घटेगी, वो पठानकोट में घटना घटेगी, ये कहने को सक्षम है, लेकिन वो ठीक 6 महीने बाद फिर आतंकवादी अंदर घुस जाता है, उसको रोकने में सक्षम नहीं है। नुसरत अमीन साहब कह रहे हैं कि ये प्रूफ नहीं है। ये बताइए, बॉर्डर किससे मिला हुआ है? आपको क्या लगता है कि हमने अपने लोग छोड़ दिए जो हमारे यहाँ आतंकवादी बन के आ गए? नहीं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से तो वो पाकिस्तान से आ रहा है, ये प्रूफ है। पाकिस्तानी नहीं है, ये भी सच है। नुसरत अमीन साहब का कहना ये भी उतना ही सच है, जिसको मैं भी बार बार कहता हूं कि वहां की सरकार के ये काबू में बिल्कुल नहीं है। लेकिन रास्ता क्या है? आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के टेरर से हम परेशान हो रहे हैं, दुनिया परेशान हो रही है। हमें क्या रास्ता अपनाना होगा? रही बात सरकार की, तो विकास सरकार को ये बात समझनी होगी जो विपक्ष में अब आप नहीं हैं। विपक्ष में होते हुए जो लंबे लंबे आपने वादे किए, जो आपने दावे किए, जो तरीके आपने कहे कि हम ये करेंगे, इसका कुछ तो हिस्सा अपनाओ। आप नहीं करोगे, मुंहतोड़ जवाब देना सॉल्यूशन नहीं है, रोकना सॉल्यूशन है। रोकेंगे कैसे, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। नुसरत अमीन साहब, जब उधमपुर से मोहम्मद नावेद पकड़ा गया तो आपने तो कहा हमारे डाटाबेस में ही नहीं है, और उसके पिता ने कबूल कर लिया। कसाब के लिए भी यही कहा था। ठीक है, कसाब के लिए भी यही, दाऊद के लिए भी एड्रेस जो दिए गए, कितने एग्जैक्ट लोकेशन दी गई। अगर आप नहीं है सक्षम, ठीक है, तो बताइए। नुसरत साहब, बड़ा दिल करके स्वीकार करिए कि पाकिस्तान गलती कर रहा है। मैंने वही कहा, दिल बड़ा आपको दिक्कत है तो हमें बताइए। दिल बड़ा दिल बड़ा है, पाकिस्तान गलती कर रहा है। एक मिनट नुसरत अमीन साहब को बोल लेने दीजिए। दिल बड़ा है तभी पीएम मोदी हमारे दोस्ती रख के आपको फायदा ही होगा। एक मिनट, राजीव त्यागी साहब बोलिए। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, मैं इस बात का बिलीवर हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की तरक्की का ताल्लुक जो है वो बहुत बड़ी हद तक, बल्कि फैसलाकुन हद तक इस बात पर है कि उसके इंडिया से, अपने पड़ोसी मुल्क के और एक ताकतवर पड़ोसी से कैसे ताल्लुकात हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के जो सपोर्टर हैं, मैं उनमें से एक हूँ। ये मेरे ख्याल है मेरे हिंदुस्तान के साथी दोस्त इस बात को जानते हैं और पाकिस्तान में ये बात हमारे हल्कों में जानी जाती है। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये कि देखें, इस वक्त पूरी दुनिया इस्लामिक, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी के लपेट में है। और होने वाले इस वक्त कुछ अरसे में होने वाले बहुत सारे वाकयात के पीछे अलकायदा जैसी तंजीमें और ISS जैसी तंजीमें, उनका हाथ उसके पीछे है। फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे खुद पाकिस्तान हो, उसके पीछे ये तंजीमें शामिल हैं। उसका एक असर, एक लेवल पे असर पाकिस्तान में भी है, और यकीनन वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप स्कूल पे अटैक किया गया द्वारा पाकिस्तान में, बच्चे मार दिए गए। केजरीवाल साहब, उससे फायदा होगा पाकिस्तान को। अभी जो पाकिस्तान में ये बात सारी दुनिया में आई है, ये देखिए मान रहे हैं कि हमें सबको मिलकर के हम आतंकवाद को खत्म करना है, पाकिस्तान में जाएंगे नहीं कर रहा, उनका बस का नहीं है। तो हमारी मदद में हम उसको खत्म करने को तैयार हैं, हम जाकर के खत्म कर सकते हैं। ये पाकिस्तान यदि खुद मान रहा है
उनके पास नहीं है ताकत खत्म करने के लिए उनके, हम करने को तैयार हैं, हमें मिलकर के हमसे बातचीत करें। हम बोलिए नुसरत अमीन साहब, आपके यहाँ जो टेरर कैंप चल रहे हैं, आप हिंदुस्तान से आप खत्म बताइए। राजू त्यागी साहब एक मिनट। नुसरत अमीन साहब, आप तो मानते हैं आपके यहाँ है, आप भी परेशान हैं, आपके यहाँ टेरर कैंप चल रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, आप नवाज शरीफ साहब से कहिए, हाथ मिला 2 मिनट में हम मदद करने को तैयार हैं, मदद करेगा हम जाके मारेंगे, हमें जाने दीजिए अंदर। देखिए ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग की कैंप की बात कर रहे हैं आप, वो सोवियत यूनियन डाउनफॉल के बाद ये कहानी खत्म हो चुकी है पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स की। मैं सहमत नहीं आपकी बात से ट्रेनिंग कैंप हो नुसरत साहब, पलटिए मत अपनी बात से। अभी आपने कहा था 2 मिनट पहले ही कि पाकिस्तान में हिस्सा है कट्टरपंथियों का, इस तरह के कैंप चला रहा है, इस तरह की बात कर रहा है। अब आपने बात नहीं की, मैंने आपसे ये कहा, दो वाली बात मत करिए, आप एक ही बात मैंने आपसे ये कहा था कि इस वक्त दुनिया में होने वाले ज्यादातर दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स का हाथ है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। वो पाकिस्तान में उसका असर पाकिस्तान में है, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात जो पाकिस्तान को माननी चाहिए और मेरे ख्याल है पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है और सबसे बड़ा शिकार है। हमारी सेना को इस वक्त पाकिस्तान में मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरी खबरों के मुताबिक इस वक्त आज के दिन पाकिस्तान में 2 लेवल पे एप्रीहेंशंस या तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान के हल्के, सियासी हल्के 2 लेवल्स पे परेशान है। एक तो ये जो पठानकोट का वाकया हुआ, ये पाकिस्तान के लिए भी एक परेशान कुन वाकया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मेरी सोर्सेज ये कहती हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री, वो इस बात पे देखिए अब ये खबर कितनी सही साबित होती है आने वाले दिन पता चलेगा। वो उसको तशवीश है कि किस तरीके से इंडिया के इन खदशात को दूर किया जाए, आमने सामने बैठकर कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान की स्टेट, रियासत या उसकी एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है, बल्कि इस मामले को मिलकर किसी तरीके से रोका जाए। और ब्रिगेडियर आरबी शर्मा साहब, ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात से ये लग रहा है कि आप जैसे लोग और पाकिस्तान के बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो अपनी रियासत के अंदर किसी किस्म के आतंकवाद को रोकने में नाकाम है। आप और ये बात भी सच है, आप एक सच को कबूल कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर ऐसा है तो देश दूसरे भी हैं दुनिया में जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं और हम भी मदद कर सकते हैं। ताकतवर पड़ोसी कह रहे हैं, आप पहले एक मिनट रहिए, आप पहले ये ओन कर लें कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन आतंकवादियों को कंट्रोल में कर सके। देखिए ये पाकिस्तान की तरफ से ये बात होनी चाहिए। अमीन साहब, पाकिस्तान अगर विकास चाहता है तो उसको आतंकवाद रोकना होगा। पाकिस्तान अब तो इस पोजीशन में आया है, पाकिस्तान में अब जाके कंसेंसस हुए हैं तमाम इदारों में, हुकूमत में, डेमोक्रेटिक इदारों में, तमाम तर इदारे अब जाके इस कंसेंसस पे पहुंचे हैं कि आतंकवाद को और टेररिज्म को ग्रास रूट लेवल पे जाके एलिमिनेट करना होगा। एंड दीज आर माय वर्ड कि 2016 यकीनी तौर पर लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं टेररिज्म का। देखिए मदद दीजिए ना भारत, देखिए कैपेबिलिटी की बात पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ एक साल देखिए पिशावर अटैक से, सुने मेरी बात, पिशावर अटैक से लेकर अब तक की जो प्रोग्रेस है वो रिमार्केबल है। पिछले 68 सालों में ऐसी प्रोग्रेस मैंने कम से कम नहीं देखी जितना तारीख का स्टूडेंट होने के हवाले से मैं जज कर सकता हूँ। लेकिन आने वाला दिन मुझे यकीन है कि बहुत मुख्तलिफ होगा। अभी आप लोगों की जो मेरी बात सुनिए नुसरत अमीन साहब, आने वाला दिन कल हो सकता है, आप बोलिए तो कल हो सकता है वो जी, वो कल हो सकता है। आप भारत नवाज शरीफ साहब से कहिए भारत तैयार है सब खत्म करने के लिए टेरर कैंप साहब के यहाँ। आपकी इस बात से सहमत? भारत तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को टेररिज्म की बात हो रही नुसरत अमीन साहब, भारत पर उंगली मत उठाइए जी। अब आप खुद कह रहे हैं ताकतवर पड़ोसी आपको सीख लेते हैं भारत से। सीपी राव साहब, मैंने शुरू में ही वो सारी बातें कह दी जो मुझे लगता है कि लब्बो लुआब था सारा।
तो वो मुंह उठा के आता है, वो जाके जो है वो पंजाब में जाके अटैक कर देता है, कोई रोकने वाला नहीं होता उसको। आप बात कर रहे हैं कि भारत मदद करेगा पाकिस्तान की, आपके यहाँ आपके बहावलपुर से ट्रेनिंग लिए जैसे मोहम्मद से बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने इतिहास में पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। 1971 नहीं याद है क्या आपको? 1971 नहीं याद है क्या आपको? महीनों की टहल के छुपने चाहिए जो आप अभी बात कर रहे थे। और निश्चित अच्छे से मत लगाइए। अगर आपने इतिहास में सबक सिखाया है, मत करिए यहाँ पर, हम बहुत पेशेंस से आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, भारत का नेतृत्व जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। मुझे आपकी मोदी से बात नहीं करनी है यहाँ पर, मैं आपके डिक्टेशन के अंदर में यहाँ गुफ्तगू करने नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पर सवाल का जवाब दूंगा और जिस हिसाब से मेरा तज्जिया होगा मैं बोलूंगा। देखिए, अगर पाकिस्तान को आप सबक सिखा चुके हैं तो फिर पठानकोट के वाक़े को या गुरदासपुर के वाक़े में पाकिस्तान को मुलविस क्यों समझते हैं आप? पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया आपने, अब पाकिस्तान को क्यों मुलविस समझते हैं आप? क्यों कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार है? क्यों अपने आप को आप लोग बना रहे हैं? हमारे जवान शहीद हो गए, हम शांत बैठे रहेंगे। हमने अभी कहा कि जिस व्यक्ति में विजय करने की इच्छा होती है, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मदद करने की, जी के बाद आपके अटैक कर देता है, जो जिस जगह से दाखिल होता है आपके अटैक कर देता है और पाकिस्तान की मदद करने के लिए मंगल तक पहुंच गए। दूसरे जमीन साहब मंगल पे जाके झंडा बुलंद कर रहे हैं और आपकी सेना अभी तक हमारे देश में कुछ। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब बोले पाकिस्तान में देखिए, आतंकवाद हमेशा जो समझता है सरकार की मदद से आतंकवाद क्यों कर रहे हो भाई? तो जब तक सरकार की मदद करती है बोले क्या बारी बारी बोले ना क्या कह रहे हैं? सुनिए, पहले बात सुनिए, आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको मारने को तैयार हैं। जब पाकिस्तान चले जाते हैं हमको क्यों नहीं कहते हैं जाकर मारे? आप कहते हो वहां करने दिक्कत नहीं, मारना आप ही बातें करके मेरा इंडिया का वीजा बंद करा दो। मिलकर के करें, मनीष जी मिलकर के करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मनीष जी बोले। इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं। मेरा सवाल दो, राजीव जी दूसरे भी मेहमान हैं, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी दूसरे भी मेहमान हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं, हम कितने शांति प्रिय, हम लाहौर में जाके गले भी लगाते हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि जब मौका आता है तो 1971 भी होता है। मनीष जी देखिए, ये समय नहीं है कि आप इतिहास बताएं कि हमने सबक सिखाया था, ये किया था, वो किया था। अमीन साहब जो कह रहे हैं वो सेंसिबल बात कह रहे हैं। बिल्कुल, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं और बिना उसको समझे, बिना उसको एड्रेस किए हुए आप आतंकवादियों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये आतंकवादी ग्रुप्स जो बने हुए हैं, इनका ना कोई आज के डेट में ना कोई रखवाला है, ना कोई मास्टर्स हैं। ये खुद अपने आप ओन एक्ट कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि भाई आप अंदर घुस जाएंगे, बहुत सारे ब्रिगेडियर साहब लोग कह रहे हैं कि आप हमें ये दे दें। ये पॉसिबल है कि आप कोई भी सॉवरेन स्टेट ये कहे कि भाई आप हमारे अंदर घुस करके आप ये करो? आपने बर्मा में तो जाकर के कर लिया था, बर्मा में आपने लेकिन देखिए, इशू ये है, इशू ये है, ये हो सकता है, ये होगा, अरे ये होगा, ये कब होगा? जब विश्वास होगा। टेलीविजन पे किसी से आप लोग लड़ते हैं, उससे विश्वास बनेगा क्या? मुझे तो लग रहा है आप लोग जंग के लिए तैयार हैं। हाँ, ये सही बात है। ऐसे टेलीविजन पे आप बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। पाकिस्तान को सबक सिखा चुके हैं, तो मैंने कहा कि अगर सबक सिखाया है तो शक्ति पाकिस्तान। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बस एक बात और कहना चाहूंगा, नुसरत अमीन साहब एक जर्नलिस्ट है, इस सरकार के नुमाइंदे नहीं है कि जिस तरह से आप लोग इस तरह से सवाल कर रहे हैं कि वो तो सरकार के प्रवक्ता नहीं है। होगा साहब, आपकी बहुत अच्छी बातें में कुछ लगी। आप चाहते हैं कि भारत एक ताकतवर पड़ोसी है, उसके साथ अच्छे रिलेशन रहे, बातचीत का रास्ता चलना चाहिए, लेकिन एक गुजारिश, आपके जैसे अगर पाकिस्तान में सारे लोग हो जाए तो फिर दिक्कत क्या है? आदमी भी ऐसे सोचने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अबिन साहब देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त की सिचुएशन ये है कि
दहशतगर्दी से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए और आतंकवादियों से निपटने के लिए इंटरनली भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो नेटवर्क किसी भी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान से कनेक्टेड है तो उससे लड़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सब एक पेज पे हैं और द इशू इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इफेक्टिवली। 100% रिजल्ट नहीं आता किसी भी ऐसी चीज। सीपी राय साहब, जल्दी से, समय की कमी है, छोटा होना चाहिए, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये अब हो रहा है। ये जो बहस होती है इसमें जो लोग भी भाग लेते हैं वो देश के प्रतिनिधि होते हैं, वो भी देश के नागरिक है, वो साहब पाकिस्तान के नागरिक है और चूंकि पत्रकार है तो उस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने शुरू में एक बात कही कि गरीबी उधर भी है, गरीबी इधर भी है, भूख उधर भी है, भूख इधर भी है, बेकारी उधर भी, बेकारी इधर भी है। हम उससे क्यों ना लड़े मिलके? और अगर आप परेशान हैं तो हम तो आपके बड़े भाई हैं। मैंने कहा कि हमने आपकी 1 लाख फौज लौटा दी, हमने आपकी जमीन लौटा दी, हमने कब्जा करने की कोशिश नहीं की, हमने हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश की है। आपके यहाँ बाढ़ भी आई तो हमने मदद किया, भूकंप आया तो हमने मदद किया। अब आप जब खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपके देश की व्यवस्था ऐसी है कि आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते, तो जिस तरह 2 देशों की ज्वाइंट फौजी ऑपरेशन होते हैं, आइए हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। क्या कह रहे हैं? आपके देश हमारा चूंकि अनुभव है, पंजाब का इतना बड़ा आतंकवाद खत्म करने का हमारा अनुभव है, आवाज आ रही है आपको, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम एक भी लाख अब दोबारा एक भी सिपाही की जान गंवाने को तैयार नहीं है। बोलिए नुसरत अली साहब। हम एक भी सिपाही की जान गंवाने के लिए अब तैयार नहीं है। ये बिल्कुल बात, हम बिल्कुल भी। नुसरत अली साहब जल्दी से बोलिए, जल्दी से। देखिए, पाकिस्तान के इंटरनल हालात दहशतगर्दी के हवाले से पेचीदा रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमतों को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इनके लड़ने के लिए बहुत सारी हसास बातों का, सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना पड़ता है, उन सबको देखकर लड़ना पड़ता है। कैपेबिलिटी की आपने बात की, देखिए कैपेबिलिटी भी है तभी ये रिजल्ट सामने आ रहा है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन पिछले गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा। ठीक है, मैं आगे बेहतर ही देखा। ब्रिगेडियर साहब, आदित्य शर्मा साहब जल्दी से देखिए, बिल्कुल काम करने की कमी है राजनीति के साथ। आदित्य शर्मा साहब, ब्रिगेडियर साहब, क्यों हम कहना चाहते हैं जब आतंकवाद की घटना ही है तो ना हम आपकी मदद करें लड़ने में, मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। आप जो बात कह रहे हैं ये सोचना चाहिए कि इतने लोगों को क्यों मरने दे रहे हैं? नहीं, जो आप बात कह रहे हैं पाकिस्तानी हो तो हिंदुस्तानी हो, ईश्वर करे कि ये सच हो और 2016 के बाद दूर करे, 2016 के बाद ऐसा न हो। और हम जो आपकी मदद की बात कर रहे हैं कि इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, वो सिर्फ जंग लड़कर ही नहीं, बिल्कुल वो अंदर जाकर ही नहीं, भारतवर्ष के पास और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे वो पाकिस्तान की सही सोच रखने वाले लोगों की मदद करके और इन हालात को सुधारने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, जो नुसरत अली साहब कह रहे हैं, अगर इसी प्रकार का प्रॉब्लम हमारे पास होता तो हम पाकिस्तान की क्षमताओं को भी उसके लिए प्रयोग करते। ठीक है, इसलिए माहौल तैयार कर रहा हूं कि ये मुद्दा था कि पाक सेना और आईएसआई पर काबू कैसे पाया जाए, क्या शरीफ से बात करना बेकार है या सही है। पूरे डिबेट का लबोलुबाब आकर ये निकलता है कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। सब लोग यही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में मदद करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो बातचीत को रोकने का पाकिस्तान पहले अपनी हरकत रोके ना, टेरर कैंप पूछा, एक बात तो करे, पत्र भी हो सकती है ना। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि ये जो सैनिकों के जो शहीद हुए हैं उस पर तो सब लोग नाराज हैं, बिल्कुल नाराजगी जायज भी है, लेकिन उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से भी ये सवाल जवाब करना चाहिए कि आप वहां से बच के क्यों निकल आए। वो हमारा इंटरनल है। नहीं, इंटरनल मैटर होगा, मैं इंटरनल बात कर रहा हूं। इंटरनल मैटर क्या है, कहाँ चूक हुई है, तो चूक हुई है उस पर बातचीत नहीं करेंगे, अलग विषय है। मरने के लिए जवान बैठेंगे, आईपीएस ऑफिसर जो है वो बच के निकल जाएंगे वहां से। ब्रिगेडियर बैल साहब, ये सवाल जवाब पूछने वाली बात है। बॉर्डर का जाकर देखे पता लगता है कि किस प्रकार से कहाँ घुसपैठ होती है, क्यों होती है। इसका कारण ये नहीं होता यहाँ बैठे बैठे खाली कह देना कि तो वहाँ क्यों हो गई, कैसे हो गई। बिल्कुल, समय की कमी है।
जी, समय की कमी मुश्किल है, बहुत टाइम है, यानी कि ये साफ है कि बातचीत का रास्ता में तय करना होगा, लेकिन इसके साथ ही जो नुसरत अमीन साहब कह रहे हैं कि जो अमन पसंद है और आगे रास्ता, समय की कमी। राजीव त्यागी साहब शुक्रिया जी, शुक्रिया राजीव त्यागी साहब आपका। निरंजन झा जी आप हमारे साथ लगातार बने रहे। ब्रिगेडियर बैल साहब आपका भी, और हमारे साथ सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ब्रिगेडियर आरबी शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, और पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जुड़े रहे नुसरत अमीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में इतना ही।